हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं। हमने जो लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट पे मिलेगा 14 जेपीएससी मेंस के नाम से, वहाँ पे भी आप ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। कुछ लेक्चर्स लास्ट अपने साइंस एंड टेक के देखे होंगे। उससे पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस किए, 2024 के हमने देखे क्वेश्चंस, उसको डिटेल में काफ़ी डिस्कशन किया है। अगर आप पहली बार इस चैनल में हैं तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आज का भी अगेन मैं हिस्ट्री लेके आ रहा हूँ। हमारे दूसरे सर जो हैं वो आपको साइंस एंड टेक के लेके आ रहे हैं क्वेश्चंस। उसी तरह से आपको पॉलिटी वाला दूसरा हमारे और एक सर हैं, वो आपको लगातार मेंस के आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, क्या किस तरह का क्वेश्चंस का रोड मैप है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी में क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आप 14 जेपीएससी के लिए अभी से पूरा मेंस रेडी हो जाएं। और बार बार वही चीज़ होता है कि प्री और मेंस के दौरान नॉर्मली एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि दे विल राइट एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट लगाएंगे। इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि फिर वो चीज़ें मैनेज हो नहीं पाती। उसी सीरीज में हम हिस्ट्री को लेकर फिर से एक नए क्वेश्चंस के साथ हैं। और ये आपका 2024 में एक बैकलॉग का भी पेपर हुआ था, उसमें ये सारा जो उसका 24 का जनरल जो था कंबाइंड सिविल सर्विस, उसके हमने क्वेश्चंस हिस्ट्री के कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम 2024, इसी तरह 2021, फिर 16, फिर हम सारे सेक्शन वाइज करते जाएंगे। और इसका पीडीएफ आपको सेलेक्ट सिविल्स हमारा जो ऐप है वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में मेंस के आपको अंदर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हम लाइव कोशिश करते हैं आपको वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के जो आपको एक अच्छे आंसर में इंक्लूड करनी है चीज़ें। और फिर इसका जो मॉडल आंसर है बाइलिंगुअल, पहले इंग्लिश एंड देन फॉलोड बाय हिंदी, दोनों आंसर आपको इस पीडीएफ के लास्ट में मिल जाएगा। ये पीडीएफ अगेन आप टेलीग्राम हमारा सेलेक्ट सिविल्स @SELECT सेलेक्ट CIVILS सेलेक्ट सिविल्स यहाँ पे भी ज्वाइन करके हम इसे टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर देंगे। और अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलता तो सेलेक्ट सिविल्स आप प्ले स्टोर पे सर्च करें, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन और इसका डिटेल ये एनोटेड पीडीएफ जिसमें हमने लिखा हुआ होता है आंसर्स, और फिर वो जो आपका मॉडल आंसर होना चाहिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अगेन मैं बार बार जो कहता हूँ, आप क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए, एक टाइम लिमिट में लिखने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि आप कितनी प्रॉक्सिमिटी में, कितना करीब एक आइडियल आंसर के आ सकते हैं। और ऐसा कुछ आइडियल आंसर नहीं होता, बस एक हॉलिस्टिक जो भी पूछ रहा है पॉइंट आपसे क्वेश्चन में, इसके आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी है। ऐसा नहीं कि बीट अराउंड द बुश जैसे एकेडमिक्स में होता है कि आपको नहीं भी पता है तो आपने कुछ से कुछ चीजें लिख के आपने जस्ट किसी तरह पास मार्क्स ले आया। यहाँ पर एग्जामिनर का ना उतना टाइम है कि वो आपके क्वेश्चन से चीजें निकाले, एक्सट्रैक्ट करे, ना ही उसको कोई दिलचस्पी है। सिंपल एक उनको फॉर्मेट दिया होता है, वो बस इवेलुएट करते हैं बेस्ड अपॉन, और सबका आंसर एक से देखिएगा तो एवरेज ही रहता है, तो उसी एवरेज में फर्स्ट अमंग द इक्वल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 2024 का ये क्वेश्चन था और फिर इसको हमें कैसे एड्रेस करना चाहिए। ये सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ द राइज ऑफ मगध द मोस्ट फॉर्मिडेबल महाजनपदास अराउंड द 6th सेंचुरी बीसी। यहाँ पर सिंपल आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है कि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास महाजनपदास डेवलप हुए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो आंसर राइटिंग इज इन वेन। तो पहले आप सिलेबस कवर करिए। पैरेलली ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री का पीवाईक्यूज उठाइए और देखिए कि किस तरह के किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यही आइडियल तरीका भी है। फिर जैसे आप एंशिएंट खत्म कर लिए, जैसे आप मेडिवल में आए तो आप मेडिवल देखिए कि मेडिवल में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। लास्ट हिस्ट्री के लेक्चर्स में हमने मेडिवल से जो सवाल थे उनको भी डिस्कस किया था। जैसे खिलजी के मार्केट रिफॉर्म के बारे में सवाल था, दैट वी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो ये जो आज का सवाल है, ये कह रहा है कि मगध महाजनपदास डेवलप हो गया 16th सेंचुरी के आसपास, और दी मोस्ट फॉर्मिडेबल यानी सबसे शक्तिशाली महाजनपदास के तौर पर उदय हुआ। इनके कारणों का उल्लेख करना है। यहाँ पर देखिए आपसे कमेंट नहीं कह रहा है। कमेंट अगर होता, सबसे पहले की पॉइंट भी आपको जानना है, कमेंट अगर होता तो यहाँ पर आप अपना एक रैशनैलिटी के साथ एक ये भी लॉजिक देते कि वेदर ये सबसे शक्तिशाली था या दूसरे जो महाजनपदास थे, मान लीजिए वज्जी महाजनपदास थी या दूसरा कोई और महाजनपदास था। 16 महाजनपदास हुए हैं, वो सारा हम धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अभी। तो इन 16 महाजनपदास में आप काउंटर कर सकते थे कि मगध भी हालांकि पावरफुल था, लेकिन उसके कंटेम्प्रोरी जो और दूसरे महाजनपदास दे वे आर मोर पावरफुल। तो ये आपको कमेंट नहीं करना, ना ही इसका आपको दूसरे डायमेंशंस बताने हैं कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है या इसमें आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, या डिस्कस करना ये नहीं है। बस आपसे पूछ रहे हैं वो रीजंस बताइए जितना आप डिटेल में बता सकते हैं कि किस वजहों से ये जो आपका मगध महाजनपदास था दैट डेवलप्ड एज ए शक्तिशाली महाजनपदास। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि महाजनपदास थे क्या, तभी आप समझ पाएंगे कि महाजनपदास से पहले जनपद हुए। जनपद से पहले अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो लेटर वैदिक एज, उससे पहले जाएंगे तो वैदिक एज, उससे पहले जाएंगे तो पेलियोलिथिक। हालांकि इनके दरमियान भी कई सारे एजेस या फेज आए हैं। चालकोलिथिक है, पेलियोलिथिक में भी प्री हिस्टोरिक है, फिर मेसोलिथिक है, फिर नियोलिथिक है, वो सारा टाइमलाइन। फिर जब डेवलप होने लगा सिविलाइजेशन, जैसे जैसे आगे बढ़ी, महाजनपदास डेवलप हुए। महाजनपदास में भी सबसे जो फॉर्मिडेबल, सबसे पावरफुल था वो था
मगध महाजनपदा, जिसका इनिशियल कैपिटल, प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगीर थी, है ना। तो आपको ये एक टाइमलाइन पता होना चाहिए कि हाउ हिस्ट्री प्रोसीड्स। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि महाजनपदास क्या था, तो आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें मगध एक महाजनपदास था। महाजनपदास जब मगध था तो इसमें फिर ये नहीं पता होगा कि सबसे पावरफुल था, फिर इसकी इनिशियल कैपिटल क्या थी। तो आई थिंक आई एम मेकिंग माई पॉइंट कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि टाइमलाइन में हिस्ट्री कैसे प्रोसीड की है। और ये चीजें इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये चीजें वहां बैठ के आप नहीं सोच सकते। आपको इंस्टेंट रेडी होना होगा कि जैसे क्वेश्चन मिला आपको, आप लिखना शुरू करिए। और आपको क्या ख्याल रखना है कि 32 या फिर 40 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस लिखने होते हैं। अगर ये 32 मार्क्स का है तो आपको 500 से 600 वर्ड्स में लिखना है, ऐसे रबिश कुछ भी लिख के भर नहीं देना है। और अगर ये 40 मार्क्स का हुआ तो आपको 700 वर्ड्स में ऑलमोस्ट लिखना है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, वर्ड लिमिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टॉलरेंस होता है, बट आपको जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ये भी आपको कितने नंबर में लिखना है, कितने वर्ड्स के आंसर, ये भी आपको पेपर जो साइंस एंड टेक वाला था, जीएस पेपर 3, 4, 5 के बाद 6, उसमें दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन, वहां से ये डिटेल आपको पता लगता है। तो एक बार हम लिखेंगे कैसे, अब उसको देखते हैं। तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको शुरुआत के लिए बता चुका है कि ये 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड डेवलप हुआ, और उसमें मगध महाजनपदा जो था वो सबसे फॉर्मिडेबल था। तो यहाँ से भी आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। अगेन मैं बार बार आपको बताता हूँ कि लिखना नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, जस्ट यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट, फिर आपको बॉडी लिखनी होती है। अब बॉडी में यहाँ तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लास्ट हमने जो हिस्ट्री के सवाल देखे उसमें बिरसा मुंडा जी के बारे में सवाल था, और वो सवाल ऐसा था कि वो हर डायमेंशन पूरा मुंडा रिबेलियन का कवर कर ले रहा था। और अगर बॉडी में भी सब पार्ट है तो हर एक पार्ट को आपको एड्रेस करना है, तभी मार्किंग भी स्टेप बाय स्टेप ऐसी होगी। और फिर आप अगर पूरी बॉडी कवर कर लेते हैं, फिर आपको झारखंड कॉन्टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पर मान लीजिए आपको मगध है, तो हम देखेंगे कि मगध से भी झारखंड के क्या कॉन्टेक्स्ट बनते हैं। अगर पेपर 2 का सवाल है झारखंड की हिस्ट्री से है तो इंटायरली वो तो पेपर 2 का होगा ही। और फिर झारखंड के आयाम कवर कर लेने के बाद आप इसको कंक्लूड करेंगे। तो ऐसा एक आइडियल फ्लो होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन में भी जैसे मूवी में इंट्रोडक्शन होता है, वो ट्रेलर होता है, एक रफ आपको आइडिया मिल जाता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। उसी तरह उसकी बॉडी, उसी का आप होलिस्टिक हर डायमेंशन कवर करेंगे, फिर झारखंड का कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे एंड देन यू विल कंक्लूड। तो आइए इसको एक बार देखते हैं फिर से कि हमें कैसे शुरू करना है। तो चूंकि 6th सेंचुरी से 400 सेंचुरी बीसी तक क्या हुआ, महाजनपदास डेवलप होने शुरू हुए, और उसमें से कुछ बहुत माइटी और पावरफुल बन गए। तो यहाँ से हम ये भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि देयर वर, और ये टोटल महाजनपदास कितने थे, तो 16 थे, 16 महाजनपदास। यहाँ से आप अपना थोड़ा बता सकते हैं एग्जामिनर को कि हाँ आपको चीज़ें पता है। तो एक परसेप्शन ये जाता है कि आगे जो कंटेंट मिलने वाला है वो क्वालिटी कंटेंट होगा। ऐसा नहीं कि वो फिर मैं जो कहता हूँ कि वो आप बीट अराउंड द बुश करके किसी तरह खाना पूर्ति किए, तो वो भी नंबर देने में भी खाना पूर्ति करेगा। एक तो आपका मेंस होगा नहीं, और किसी तरह लिस्ट में आ भी गए तो फाइनली फिर आपको आउट होना ही है। तो उन चीज़ों से बचिए, है ना। सो 16 महाजनपदास थे। ये महाजनपदा क्या हुए, धीरे धीरे क्या हुए, डेवलप्ड हुए। सो देयर वाज 16 महाजनपदास दैट डेवलप्ड। कब डेवलप हुए, तो हम एक टाइम लाइन दे देंगे अराउंड 600 to 400 बीसी। एक ये हमने बता दिया कि ये जो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में दे दिया, आपने बस वैल्यू एडिशन किया कि 16 महाजनपदास हुए थे उस दौरान डेवलप। अब ये क्या थे, आपस में पावर स्ट्रगल में थे हमेशा, जैसा कि होता आया है। उसी में से मगध क्या वो बहुत ज्यादा अराइज कर गया। फिर हम बताएंगे कि किन फैक्टर से अराइज किया। दीज महाजनपदास वेयर एट कांस्टेंट, थोड़ा एब्रिविएशन कहीं कहीं लिख दे रहे हैं, लिखना अल्टीमेटली आपको है, मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, है ना। These महाजनपदास were at constant power struggle among which, कौन सा आपका मगध, मगध क्या हुआ, सबसे फॉर्मिडेबल, सबसे पावरफुल बन के उभरा। वो चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो मगध क्या हुआ, डोमिनेंट। एक तो इंट्रोडक्शन ये हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा बहुत तरह के n नंबर ऑफ तरीके से आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से आपने बता दिया कि 600 से 400 के बीच में टोटल 16 महाजनपदास डोमिनेंट थे, उसमें से मगध बहुत डोमिनेंट उभरा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्यों उभरा, जो आपसे सवाल में पूछा है कि सबसे डोमिनेंट बन के क्यों उभरा मगध, उसका हम डिटेल देंगे। दूसरा हम या और किस तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि मगध के बारे में पूछ रहा है तो डायरेक्टली आप यहाँ से शुरू करें कि मगध वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, या डोमिनेंट, जो भी लिख दीजिए, है ना, डोमिनेंट महाजनपदास, आप समझ लीजिएगा, है ना। ऑलराइट, मगध वाज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट महाजनपदास विथ, इसका इनिशियल कैपिटल कहाँ दे देंगे, इनिशियल कैपिटल कहाँ था, तो एस राजगिर। इनिशियल क्यों कह रहे हैं कि बाद में जब उदयन आया तो उदयन उसका कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। सो बस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें हम बता रहे हैं। विथ इनिशियल कैपिटल एस राजगीर। फिर आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड करेंगे हम, दूसरे महाजनपदास का भी रेफरेंस दे सकते हैं। ये बता सकते हैं कि दो
मेनी महाजनपदास सच एज, कुछ उदाहरण दे देंगे, कौन सा, तो वज्जी और अवंती। ये भी क्या थे, बहुत पावरफुल थे, लेकिन अल्टीमेटली हमें बताना है कि मगध वॉज द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर इन द रीजन। तो ये एक दूसरा पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन की। यहाँ से आपने बता दिया शुरू में ही कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन था, तो मगध था। बेसिक आप समझिए कि कोई भी एरिया, जैसे आपसे एक सवाल पूछा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का रीजन बताइए कि क्यों प्रॉस्पर हुई उस रीजन में, तो हमने वहां भी देखा फर्टाइल लैंड मिल गया, क्योंकि नदी बह रही थी तो एलुवियल लैंड था। इसी तरह से वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, हमने वो डिटेल में देखा, अगेन उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए महाजनपदास कैसे डेवलप होगी, ज्योग्राफिकल फैक्टर होंगे, उसके साथ इकोनॉमिक फैक्टर होगा, उसके साथ उसको किंग ऐसा मिलेगा जो उसको लीड कर सके, उसी तरह से एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। अब उसके बारे में हम धीरे धीरे देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन भी आपको, बी इट इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन हो, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि आप इंट्रोडक्शन ही लिख रहे हैं और 300-400 वर्ड में लिख दिए, तो इंट्रोडक्शन ऐसा होता नहीं है। आपको वर्ड लिमिट का ख्याल रखना है। हार्डली इट शुड बी बिटवीन 80 से 100 या 120 वर्ड में मैक्सिमम आप इसको लिखिए। अब आप आएंगे मेन बॉडी पार्ट में। अब क्या कह रहा है ये कि सबसे फॉर्मिडेबल ताकत बन के महाजनपदास क्यों उभरा। अब यहाँ से भी आप पॉइंटर बना सकते हैं, रीजंस, एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो। मैं कैजुअली लिख रहा हूँ क्योंकि पेपर आपको देना है, सो स्पेलिंग मिस्टेक ये सबसे थोड़ा इंप्रेशन खराब जाता है। अब यहाँ पर रीजंस, वाई कौन सा पूछ रहा है, तो मगध अराइज एज फॉर्मिडेबल। आप सिंपल उठा सकते हैं यहाँ से भी ना, फॉर्मिडेबल महाजन, इसको अंडरलाइन कीजिए और यहाँ से आप रीजन देना शुरू करिए। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पहले मतलब जो आपको पता है, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफिकल रीजन मैं लिख रहा हूँ तो आपको ज्योग्राफिकल रीजन ही पहले लिखना है। तो ज्योग्राफिकल रीजन्स में क्या क्या हो जाएगा, क्यों फॉर्मिडेबल ताकत बन के उभरा। तो सबसे पहले फर्टाइल लैंड के पास था, रिवर क्या हो गया, गंगा। अब गंगा क्या क्या दी इसको, तो ये फर्टाइल लैंड भी दे दी, उसके साथ एल्यूवियल मिट्टी जो वहाँ की थी आसपास की वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें फसल के लिए जो एक कोई भी महाजनपद में पॉपुलेशन बढ़ेगा वहाँ को वहाँ उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए खेती होनी चाहिए। तो ये सारा क्या हो गया, वाटर सिस्टम दे दिया है ना, पहले आपका फर्टाइल लैंड दे दिया, एल्यूवियल जहाँ की मिट्टी थी आपको वाटर सिस्टम दे दिया, जिससे ये फसलों में और क्या हो गया, ग्रोथ होगा। उसके साथ साथ ये आपको नेविगेशन, ट्रेड करना हो, कहीं जाना हो तो इसका फायदा होने लगा, क्योंकि ये जो आपका लोकेशन था वो कहाँ था, तो आपका गंगा रिवर सिस्टम के आसपास था। तो इस वजह से ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। फिर ये क्या होता है, नेचुरल बैरियर की तरह भी काम किया। ऐसा नहीं ना कि कोई बाहर से आएगा और रास्ते में बहुत बड़ी नदी पड़ रही है तो उसको कोई बहुत माइटी या पावरफुल नहीं होगा तो हार्डली दे विल कंसिडर डूइंग दिस। तो इस तरह से क्या हो गया, ज्योग्राफिकल उसका लोकेशन जो था, लोकेशन जो उसका ज्योग्राफिकल था वो बहुत एप्ट था, बहुत बेहतर था कि वो महाजनपदास वहाँ अच्छे से अच्छा डेवलप हो सके। अच्छा, उसके प्रॉक्सिमिटी में वो, जब हम झारखंड वाला पार्ट अभी इसी लेक्चर में देखेंगे तब हम उसको अलग से लिखेंगे। क्या था, इधर आपका छोटा नागपुर का प्लेट्यू था और जंगल अरण्य, इस जंगल वाले एरिया में टिम्बर मिलता था, मेडिसिनल प्लांट्स थे, हर्ब्स थे, हाथी भर भर के झारखंड से मिलता था। वो भी क्या थी, प्रॉक्सिमिटी में थी। और ये भी हमने पढ़ा है जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, जब हम झारखंड पेपर 2 पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे, जो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया भी है। अगर आप फ्रेशर हैं या तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर चाहते हैं ऐसे भी कि आप पेपर 2 को अच्छे से कवर करें, तो उसके लिए भी हमने कुल एक पूरा होलिस्टिक कवर किया है हमने पूरी झारखंड पेपर 2 को। खैर इसके बारे में हम डिटेल में किसी दिन बात भी करेंगे, तो आप वो भी हमारे ऐप पे उलगुलान लेक्चर जाके देख सकते हैं। खैर, तो ये हम देख रहे थे कि ये एक हो गया उसका ज्योग्राफिकल रीजन की, नदी रिवर सिस्टम थी, रिवर सिस्टम से उसको वाटर मिला, नेविगेशन मिला, एल्यूवियल लैंड मिला, नेचुरल बैरियर मिला। तो ये क्या हो गया, ज्योग्राफिकल रीजन की क्यों ये महाजनपदास धीरे धीरे डेवलप होने लग गई। अब ये तो हो गया ज्योग्राफिकल रीजन। और किसी भी एरिया के डेवलप होने के लिए कौन से रीजन होने चाहिए, हम वो सारे धीरे धीरे पॉइंट कर देंगे। तो ज्योग्राफिकल हमने लिख दिया, नेक्स्ट हम लिखेंगे इकोनॉमिक रीजंस या इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी तो हो गया आपका फूड, है ना। तो सरप्लस फूड फॉर द पीपल ऑफ मगध। अब इसके पीछे हालांकि यही ज्योग्राफिकल रीजन है, लेकिन ये इकोनॉमिक रीजन अलग से हो गया ना कि ये एल्यूवियल लैंड जब मिला तो उसमें एग्रीकल्चर बेहतर सपोर्ट होने लगा। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और इसके पीछे भी कई सारे कारण था, जैसे आयरन डेवलप हो चुका था और आयरन का इस्तेमाल हो रहा था, तो प्लो हल जोतने के लिए ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काफ़ी आसान होने लगा। और अलग अलग तरह के हथियार आयरन के बनने लगे, जिससे फसल की बुनाई से लेकर कटाई के प्रोसेस में इस्तेमाल वो किया जाता था। और एग्रीकल्चरल रीजन में हम क्या लिख सकते हैं, अगेन नदी सिस्टम थी तो ट्रेड, हमने देखा कि
कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी फायदा था, वो नेविगेशन के जरिया था। तो इससे क्या हो गया, ट्रेड डेवलप होगा, आसपास के इलाकों के साथ साथ दूर का भी जो रीजन है वहाँ से भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आई जब ट्रेड डेवलप हुआ। उसके बाद आप कह सकते हैं क्या, डिपॉजिट्स एंड मिनरल्स। एक तो यही था ल्यूवल लैंड, उसके साथ साथ इसकी जो प्रॉक्सिमिटी में जो एरिया थी उसमें भी क्या था, बहुत सारा हमें आयरन ओर्स हो गया या दूसरे और मिनरल्स भर भर के मिलते थे, जो कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाए और इन इकोनॉमिक फैक्टर्स को पुश मिला, और जिसकी वजह से महाजनपदास काफी ग्रो किया। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन, इकोनॉमिक रीजन। उसके साथ साथ इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए जब तक कोई पावरफुल किंग नहीं होगा, कोई विजनरी लीडर नहीं होगा, कोई उसकी स्ट्रेटेजी नहीं होगी, तो ये सारा क्या है, इन वेन है। हमारा झारखंडी क्या हम कहते हैं कि रिच स्टेट ऑफ पुअर पीपल। गरीबी देखिए, पर कैपिटा इनकम देखिए, लोगों की स्थिति देखिए, तो रीजन क्या रहा है कि पॉलिटिकली कोई वैसा विजनरी लीडर आया ही नहीं। सब वही घिसा पीटा चीजों पे, मुद्दों पे इलेक्शन होता है, किसी को ये नहीं होता विजन की। इतना रिसोर्सेस है ना, मिनरल्स भरा हुआ है, हर तरह से झारखंड समृद्ध है, लेकिन विजनरी लीडर की कमी है। वही पर यहाँ जब हम मगध की बात करते हैं तो मगध में क्या था, अलाइंसेस हुए। जैसे आपका जो फाउंडर था मगध का, एक तरह से कह सकते हैं बिंबिसार, जब इसको कंसोलिडेट किया तो उसके पास विजन था, उसने क्या किया, अलायंस किया। किस तरह, जैसे लिच्छवी प्रिंस थी, थोड़ा सा फ्रिक्शन चलता था लिच्छवी से, तो उसने लिच्छवी प्रिंस से शादी कर ली कि अब तो भाई रिश्तेदार हो गया, तो फ्रिक्शन ऐसे ही खत्म हो गया। उसका बेटा जब आया वो भी इसको कंटिन्यू रखा, अजात शत्रु जब आया तो उसको कंटिन्यू रखा। तो मेट्रीमोनियल अलायंसेस के साथ साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जब तक आपका लीडर विजनरी नहीं होगा आप बेहतर कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। तो थर्ड पॉइंट में हम वो भी इंक्लूड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, तीसरा, अलायंसेस एंड कॉन्क्वेस्ट। तो जो हमने पॉइंट्स आपको बताए आप वो मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैरिटल अलायंसेस विथ वज्जी का लिच्छवी प्रिंस, आप वो लिखिए। उसके बाद अलायंसेस एंड कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट यानी कि पावरफुल, एक इसके पास क्या था, डिफेंस मैकेनिज्म था, हाथी का यूज करते थे, और स्टैंडिंग आर्मी एक बहुत बड़ी थी इनके पास। और ये माना जाता है कि मगध महाजनपदा से ही ये चीज शुरू हुई कि एक वास्ट आर्मी मेंटेन की जाए, क्योंकि बाकी रिसोर्सेज थे ही, फूड था ही, प्रोस्पेरिटी थी ही, तो क्यों ना डिफेंस के लिए एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी की जाए। तो ये चीज भी किया। उसके साथ साथ और क्या किया, जो महाजनपदा से फ्रिक्शन चल रहा था, जिस तरह का उनको इशू आ रहा था, उनको माइट जब था ही, डिफेंस इनके पास पावर था ही, तो जैसे जैसे अंग महाजनपदास या अंगा जो कह लीजिए, है ना, अंगा महाजनपदास को कॉन्क्वेस्ट किया कि जो देख रहे हैं कि ये एक रुकावट पैदा कर रहा है, रेदर देन हम अपने जनपदास के ग्रोथ में या प्रोस्पेरिटी में हम नहीं कर पा रहे हैं वो योगदान, किसकी वजह से, तो अंगा से हो रहा है फ्रिक्शन। तो अंगा को पहले क्या किया, कॉन्क्वेस्ट कर लिया। उसी तरह से जो हमने पहले देखा मैरिटल अलायंसेस, तो इस अलायंस में क्या था, ये लगातार एक प्रोसेस बन गया है कि बिंबिसार के बाद जब उसका सन था अजातशत्रु, वो भी इस चीज को अलायंसेस को कंटिन्यू रखा, सो दैट बीच का जो फ्रिक्शन बीच बीच में आ रहा था इसको खत्म किया जा सके। ये तो हो गया अलायंसेस एंड कॉन्क्वेस्ट। फिर हम इसी में ऐड कर सकते हैं चौथा पॉइंट के रूप में कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी स्ट्रांग था। तो ये भी एक हमारा मेन पॉइंट होगा, स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब इसके पॉइंटर्स जोड़िए, क्या थे इसमें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें, आप पढ़िए और फिर आप कोशिश करिए। और पीवाईक्यू इसीलिए हम कर रहे हैं कि आपको एक इनसाइड आउट आइडिया लग जाए कि क्या एग्जैक्टली पूछता है, नहीं तो कुछ से कुछ बहुत वास्ट सिलेबस है, पढ़ते रह जाएंगे, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, सेंट्रलाइज, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके साथ साथ क्या था, रेगुलर टैक्स कलेक्शन। और क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, इंटेलिजेंस का यूज था कि कोई राज्य के ही खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र कर रहा हो तो स्ट्रॉन्ग स्पाइनेज और डिटेक्टिव इनका सिस्टम था कि वो देखते थे कि सब्जेक्ट के बीच में कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जो नियर बाय महाजनपदास से या दूसरे जनपदास से कॉन्ट्रैक्ट में है और महाजनपदास को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत हद तक क्या किया, ऑल टुगेदर सारे मिल के काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर अलग से है, ज्योग्राफी इनको मिल ही गई है, स्ट्रॉन्ग विजनरी लीडर हम देख ही लिए, मैट्रिमोनियल या फिर मिलिट्री अलायंसेस किस तरह के हैं, उसकी स्ट्रेटेजीज हैं, उसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये सारा मिलके आपको एक रीजन बना कि क्यों महाजनपदास, उसमें भी मगध की बात हो रही है कि सबसे स्ट्रॉन्ग और फॉर्मिडेबल महाजनपदास के तौर पर इसका उदय हुआ। उसी तरह आप मिलिट्री पावर को भी आप अलग से मेंशन कर सकते हैं, है ना, मिलिट्री पावर। इसमें भी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग वो आर्मी खड़ी करके रख रहा था। पहले बार ये शुरू भी हुआ एक तरह से इसी महाजनपदास में, तो ये भी आप पॉइंट कर दीजिए, है ना, स्टैंडिंग आर्मी, बहुत ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी। उसके साथ साथ यूज ऑफ एलिफेंट। अब एलिफेंट यूज करेगा तो इनोवेशन था एक तरह से, साइकोलॉजिकली वारफेयर में भी काफी मदद कर रहा था कि सामने वाले के पास बहुत
एक तो फोर्सेस है, स्टैंडिंग आर्मी खड़ी है, उस पर से भी जायंट क्या है, हाथियों का इस्तेमाल है, तो सामने वाले पर ऐसे ही ये एक डोमिनेंस का काम करता था। उसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं कि इनोवेशन, क्या इनोवेशन, जैसे रथा मूसला का इस्तेमाल, रथा मूसला, थोड़ा सा इन वर्ड्स को यूज करिएगा तो एक पॉजिटिव जाता है मैसेज की थोड़ा मेहनत किया है एस्पिरेंट ने। अब रथा मूसला क्या था, जो व्हील होता था ये अजातशत्रु ने इनोवेट किया था, जो व्हील होती थी जिसमें वो उसका रथ होता था, तो इसमें एक समझ लीजिए बड़ी सी एक कटर जैसा लगा रहता था सामने, और इधर फिर पीछे इधर मेन होता था कैरोइड जो इसका रथ होता था, इसलिए अलग से नॉर्मल व्हील्स के साथ चलता था, बीच में जानवर जो भी चला रहा होता था इसको, हाथी या घोड़ा जैसे भी हो। तो इसमें जो कटर लगा रहता तो ये ऐसे जब घूमता था तो सामने वाला जो भी अगर मान लीजिए स्टैंडिंग आर्मी हो या कोई घुड़सवार भी हो तो उसको क्या करता था, ये डैमेज करता रहता था। तो इसको रथमूला इनोवेशन, इस तरह के कई सारे मिलिट्री इनोवेशंस आए, जो कि ये रथमूला कौन इनोवेट किया था, तो अजातशत्रु। तो इस तरह से कई सारे इनोवेशन लाए, तो हर आयाम में मगध वाज अ पावरफुल किंगडम, इनोवेशन भी लेके आया, प्रोस्पेरिटी थी, इकोनॉमिक, उसको फर्टाइल लैंड मिल गया, तो इस वजह से महाजनपद क्या हुआ, ऑल टुगेदर सबसे ज्यादा माइटी और पावरफुल होके उभरा। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि हमें झारखंड का कॉन्टेक्स्ट वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट, तो झारखंड का कॉन्टेक्स्ट भी आप दीजिए, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड में बस यही इसी को समराइज कर देंगे कि जो भी हमारा विजनरी लीडर था, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी, स्टैंडिंग आर्मी थी, इन सब की वजह से वो अल्टीमेटली एक सबसे माइटी और पावरफुल बन के महाजनपदास उभरा। तो हम झारखंड का कॉन्टेक्स्ट देंगे। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं झारखंड का, जब तब भी हमने देखा था कि महाजनपदास में माना जाता था ये अंगा, और दूसरा आपका ये जो हम पढ़ रहे हैं मगध, इसके अंतर्गत आता था, और एक मगध नाम का ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया था, इफ यू रिमेंबर। तो मैप भी आप बना के रफली दिखा सकते हैं कि ये जब यहाँ पर था जो एरिया आपके मगध महाजनपद आज का, तो इसकी प्रॉक्सिमिटी में थी झारखंड। अब झारखंड में क्या था, टिम्बर मिलता था, झारखंड से हमें क्या मिलता था, एलिफेंट सबसे पहले, जो कि इसके यूएसपी थी एक तरह से, जब ये आर्मी मेंटेन कर रहा था, यहाँ एलिफेंट मिलता था, टिम्बर लकड़ी मिलती थी, जंगल से अब भी इतना भरा हुआ है झारखंड, तो उस टाइम आप सोचिए 600 से 400 बीसी के बीच में। उसके बाद मेडिसिनल हर्ब्स, ट्राइब्स, ट्राइब्स में भी क्या था, असुर हम जानते हैं ना, असुर और बिरजिया, ये ट्राइब्स क्या थे, आयरन स्मेल्टिंग में उसी टाइम से काफी दक्ष थे, तो असुर और बिरजिया ट्राइब से इनको आयरन मिला, जो कि यूज होता था वॉरफेयर में भी और एग्रीकल्चरल यूजेस में भी। उसके साथ साथ झारखंड का मिनरल रिसोर्सेस, तो इस तरह से, और रफली माना जाता है कि डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं था झारखंड के प्रेजेंट डे झारखंड पर इन महाजनपदास का, बट इनडायरेक्टली वो इन्हीं दो महाजनपदास के अंतर्गत आते थे। तो इस तरह से हम एक टोटल दे सकते हैं ओवरव्यू। पहले हमने दिया कि क्यों, इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू दिया कि क्यों और कितना पावरफुल था, 16 महाजनपदास थे जिनमें पावर स्ट्रगल चलता रहता था, और अल्टीमेटली मगध फॉर्मिडेबल सबसे निकला बाहर उभर के आया। फिर हमने उसके रीजन्स बताए, अब रीजन्स में ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक, उसके बाद अलायंसेस, फिर आपका स्टैंडिंग आर्मी, डिफेंस, वो सारा हमने कवर किया, फिर झारखंड का कॉन्टेक्स्ट, एंड देन वी शैल कंक्लूड। तो इस तरह से आप इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, और इसी के लास्ट में देखिए हमने अटैच कर दिया है एक मॉडल आंसर, ये आप ड्रॉ करिएगा अगर आपको बेहतर इलस्ट्रेशन थोड़ा करना है। तो ये देखिए आपका ये मगध महाजनपदा से, और इसी की प्रॉक्सिमिटी में इस तरफ अंग है, यहाँ पर झारखंड होगा। तो ये फिर अगेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि 6th सेंचुरी में ये शुरू हुआ और पावर स्ट्रगल में सबसे ज्यादा सुप्रीम बन के उभरा। फिर आप ज्योग्राफिकल एडवांटेज देंगे, देन आप ये पॉलिटिकल अलायंसेस जो हमने बात की काफी डिटेल में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका काफी क्या था, एफिशिएंट था, जिसमें सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी थी, रेगुलर टैक्स कलेक्शन था, स्पाइस एंड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता था, हमने काफी डिटेल में इसको अभी देखा। उसके बाद इकोनॉमिक बेसिस भी देखिए कि एग्रीकल्चर एल्यूबन फर्टाइल लैंड मिल गई गंगा और ट्रिब्यूटरी रिवर की वजह से, फिर ट्रेड होता था गंगा रिवर और दूसरी नदियों की वजह से, एक चैनल मिल गया, लॉन्ग डिस्टेंस वो कवर कर सकते थे, फिर माइनिंग एंड रिसोर्सेज, आयरन डिपॉजिट नियर बाय रीजन में था। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये आपका झारखंड से क्या इसका रिलेशन था, तो झारखंड में भी इकोनॉमिक लिंक था, सप्लाई करता था, देखिए आयरन, कॉपर और दूसरे मिनरल्स। हमने फिर देखा कि इसका कंट्रोल, इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोल ओवर झारखंड गैप मगध एक्सेस टू नेचुरल फोर्टिफिकेशन, एक बैरियर की तरह भी काम कर रहा था, और दूसरा ट्रेड रूट भी था। फिर कल्चरल एक्सचेंज, रिलीजियस टॉलरेंस था बहुत हद तक, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी कई सारे हमारे इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं झारखंड में, और स्टेबिलिटी भी आई। उसके साथ साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था, मोनार्की और वर्ना सिस्टम जो वहाँ चल रहा था, हम हालांकि ट्राइबल कल्चर में भी उसका एसिमिलेशन देखते हैं। तो इस तरह से फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे कि 16 महाजनपदास में क्यों हमारा ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहा। तो ये 2024 का बैकलॉग वैकेंसी थी। इसी तरह से आप, हम सारे PYQs कराएंगे, बाकी PYQs कभी भी सफिशिएंट नहीं है, और जो भी आपको बाकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसके आसपास सवाल पूछे जाएंगे, हमेशा आप हमारा मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसमें सबसे पहले तो सेक्शनल टेस्ट है 32 और फिर 8 फुल लेंथ है। तो 32 में ऐसा हो जाएगा कि जो भी थीम्स हैं जिसके इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं दैट वी शैल कवर, और आपका सिलेबस भी मेंस का उससे कवर होगा। तो आप यही सेलेक्ट सिविल्स प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिए और उसको इंस्टॉल करिए और मॉक में आप इनरोल कर सकते हैं। आप फिर वहाँ पर हम उसको इवेलुएट भी करेंगे और मॉडल आंसर भी देंगे। वहाँ पर मेंटरशिप भी है। आप अपने प्रिपरेशन की किस फेज में है, वेयर डू यू स्टैंड, आप उसको देखिए और फिर इसको ज्वाइन करिए। तो चलिए, आपकी बाकी कोई और क्वेरी हो, आपको जानना चाहते हो मॉक टेस्ट से रिलेटेड या पेपर 2 का जो है झारखंड स्पेसिफिक उलगुलान बैच उससे भी रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी हो या आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7992290065, आप इस पे बात करिए या ऐप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।